So Sanjay, I have one more question, which is like related to applicant applications. So my question is there effect in future for H-1B applications if someone has done fraud in March 2023 application or earlier? So that's a very 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 important question. तो उसको मैं दो कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा. एक तो ये कि जो मार्च 2023 के H-1B वीसा के एप्लीकेंट्स हैं, उनके दिमाग में तो इमीडिएटली ये होगा कि अभी हम उस प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं, उसका हमें आगे क्या करना चाहिए. ठीक है, तो पहला चीज ये होगा. और दूसरा ये होगा कि फ्यूचर में भी वो आगे जाएं तो क्या ये चीज उनको हॉन्ट करेगी. ठीक है, तो मैं ये बोलूँ कि जो एप्लीकेंट अभी उनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं हुआ, ये उनके लिए बहुत बर्निंग क्वेश्चन होगा कि वो फ्यूचर में भी जाएंगे तो क्या 2023 की हिस्ट्री उनको अफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी. ठीक है, और दूसरा ये कि जो फ्यूचर में किया है वो हम बाद में कवर करेंगे. बट मार्च 2023 के एप्लीकेंट्स के हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि लेट्स अज्यूम कि यू आर एन एप्लीकेंट. आपने H-1B पिटीशन जून तक अप्लाई कर लिया, आपको जॉब मिल गई, आप अक्टूबर या नवंबर में या कभी भी फ्यूचर में आप वहाँ चले गए और आपको जॉब मिल गया. ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपने एम्प्लॉयर चेंज किया नहीं किया, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिचुएशंस हैं. ठीक है, जो मार्च 2023 के एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, वो आगे जाके अपना प्रोसेस कंप्लीट भी करते हैं, आगे जाके कहीं यूएसए में जॉब भी ले लेते हैं. बाद में हो सकता है कि जो अभी करंट उनका स्पॉन्सर हो या एम्प्लॉयर हो उसको चेंज भी कर लेते हैं, 2 साल 3 साल भी गुजर जाता है. तब भी क्या है कि जो 2023 की हिस्ट्री है वो चेंज नहीं हुई. ठीक है, सो द वे यूएससीआईएस कंसीडर्स इज कि आपका फ्यूचर में जो भी यूएस का स्टेटस हो, जॉब स्टेटस, मैं उसको एक्सट्रीम तक नहीं ले जाऊं कि आप जीसी होल्डर भी हो गए या जो भी हो गए, पर मैं अगेन विद अ डिस्क्लेमर कि ये कोई लीगल ओपिनियन नहीं है या हमारा लीगल एडवाइस नहीं है. बट आप 2023 के H-1 के एप्लीकेंट हैं, आपका फ्यूचर में जो भी स्टेटस हो, चाहे वो जीसी स्टेटस हो या नॉन जीसी स्टेटस हो, या H-1 पे हो या एम्प्लॉयर 1 पे हो या 2 पे हो या 4 पे, या आप गूगल में काम कर रहे हो या एप्पल में काम कर रहे हो, इट हार्डली मैटर्स अनफॉर्चुनेटली. जो आपका रूट ऑफ द मदर ऑफ बीइंग इन यूएसए है वो है H-1B वीसा दैट वाज अप्लाइड इन मार्च 2023 एप्लीकेशन. यदि वहीं पे प्रॉब्लम है, जब रूट हटाया जाएगा, उसके ऊपर कितना भी बड़ा झाड़ पैदा किया, इट हार्डली मैटर्स. चाहे आप जीसी कर चुके हो 2024-25 तक या वट एवर इज द केस. आई नो दैट्स नॉट पॉसिबल नाउअडेज, बट मैं उसको एक्सट्रीम करके इसलिए बता रहा हूँ कि किस गलत फहमी में लोग ना रहें, ऐसा लीगल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा. आई एम जस्ट रिपीटिंग देयर वर्ड्स कि फ्यूचर में आपका जो भी स्टेटस हो जाएगा, ये मार्च 2023 का किया हुआ रॉन्ग, यदि किसी ने रॉन्ग किया है, चाहे वो एम्प्लॉयर ने किया हो, एम्प्लॉई ने किया हो, दोनों ने मिल किया हो, वट एवर इज द केस, दैट इज गोइंग टू हॉन्ट देम बैक. ये वापस नहीं आएगा. इसको जितनी जल्दी समझ लीजिए उतना ज्यादा अच्छा है. अभी ये होगा कि होगा तो फिर फ्यूचर में कैसे क्या इफेक्ट हो सकता है. एक ही इफेक्ट है, यू विल बी आउट ऑफ यूएसए एंड यू कैन अज्यूम वेरी इजीली इवन इफ दैट्स नॉट द केस कि शायद आप सारे कंट्री में तो जाके काम कर पाएंगे, इमिग्रेट हो पाएंगे, बट यूएसए को आप भूल जाए. योर फ्यूचर इन यूएस विल बी सिंपली डूम्ड. तो इसीलिए खासकर मार्च 2023 के एप्लीकेंट्स को लीगल एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि आपका आगे का प्रोसेस कभी करना ही नहीं चाहिए फॉर दीज रीजंस. क्योंकि यदि आपने किया तो आपके फंसने का केस और स्ट्रॉन्गर होता जाएगा. बिकॉज ये होगा कि आपने न सिर्फ गलत किया, उस गलत के ऊपर एक और लेयर्स ऐड करते गए. You kept that wrong growing and growing and growing. So your offense will be higher and higher, more and deeper and deeper. Got it.
सो वी डोंट नो कि आप यदि अभी H1B पिटिशन नहीं कराओगे तो आपको कुछ एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय को कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बट फ्यूचर में तो ज्यादा ही खराब होगा. सो इट बेस्ट कि यू किल द इशू इन, वो कहते हैं ना कि जब शुरू में ही गलती को सुधार लिया, सुधार तो नहीं सकते, उसको ही छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है, रादर देन कैरिंग इट विशफुल थिंकिंग कि भाई शायद ये ठीक हो जाए. ये कैसे ठीक, जो अभी गलत हो चुका है जड़ में, वो फ्यूचर में कैसे ठीक हो सकता है. सो दिस इज हाउ लीगल एक्सपर्ट्स सेइंग कि ये, this is how they see the future of those who have done something wrong in March 2023 H1B visa. Got it, संजय, थैंक यू वेरी मच. संजय, मेरे एक एक्स कलीग हैं, उनका एक सवाल था. वो कहते हैं कि उन्होंने H1B अप्लाई किया था 2022 में, और इस वक्त वो यूएस में ही है. करंट प्रेजेंटली ही इज इन यूएस. पर जिस एम्प्लॉयर के थ्रू उन्होंने ये किया था, उन्होंने इनका मल्टीपल कंपनी के थ्रू अप्लाई किया है. तो इस केस में क्या ही इज एट रिस्क? ठीक है, नो दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि क्या है कि इस साल जो हुआ है यूएससीआईएस के थ्रू नोटिफिकेशन और बाकी चीजें, आज से पहले कभी हुआ नहीं था. ठीक है, so that has definitely triggered a thought to the people who have applied in 2022 March, 2021 and 2020. So this scope only covers those who have done this electronic H1 registration, जो नया तरीका स्टार्ट हुआ है. तो शॉर्ट आंसर ये है कि यस, यदि मल्टीपल एप्लीकेशंस की गलती की गई है 2022 में भी, तो फ्यूचर में उसको पकड़े जाने के चांसेस बहुत हाई, बहुत ही हाई. नो वन नोज कि यूएससीआईएस किस ऑर्डर में काम करेगी. 2023 के जो लोग ऑलरेडी सिस्टम में हैं, इससे पहले कि वो ज्यादा गलती करे, उसके पहले ही वो उनको चेतावनी देंगे या उनको फाइनल नोटिस ही दे देंगे. एम्प्लॉयर को जो बताना हो वो बताएंगे, एम्प्लॉइज को बोलेंगे कि, एम्प्लॉयर्स को ही बोलेंगे कि अपने एम्प्लॉइज को भी बता दो. वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते यूएससीआईएस टू एम्प्लॉय. तो लॉजिकली ये लगता है कि शायद 2023 के केसेस को पहले हैंडल किया जाएगा, उसके बाद 2022 का. बट ये सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग ऑन आवर ओन है. ठीक है, ऑनेस्टली नो वन नोज अदर देन यूएससीआईएस की किस ऑर्डर में ये होगा. हाँ, किसी इमिग्रेशन अटॉर्नी का मैं यूट्यूब वीडियो पहले देख रहा था फ्यू वीक्स बैक, क्योंकि ये टॉपिक इज बीइंग कवर्ड बाय एवरीबॉडी, those who are legal experts. हम तो एज अ लेमैन बात कर रहे हैं, just because we know that topic. तो वो ये कह रहे थे कि they came to know कि कुछ, there is something called NOR notice, notice of intent to revoke H1. इसका मतलब आपके H1 को रद्द किया जाता है. ठीक है, तो कोई ये बता रहा था कि somebody contacted a lawyer a couple of months back, maybe in February March of 2023, कि मेरे एम्प्लॉयर ने बताया है यूएससीआईएस से उनको नोटिस आया है. उन्होंने मार्च 2022 में अप्लाई किया था, एंड ही वुड हैव मूव टू यूएसए मे बी इन अक्टूबर नवंबर इन 2022. तो कुछ महीने वो ऑलरेडी यूएसए में है, ही इज अंडर द सेम एम्प्लॉयर. तो वो किसी दूसरे एम्प्लॉयर पे भी होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि जब भी यूएससीआईएस इस केस को जड़ से खोदेगी, तो ये कहीं ना कहीं फिर उसी पॉइंट पे जाएगा कि उस समय मल्टीपल एप्लीकेशंस किए गए थे क्या. यदि किए गए तो दैट इज रॉन्ग इन द आईज ऑफ द यूएसएस. तो उस एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय, दोनों को ही इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा. एंड आई डोंट फील गुड टू से कि ऐसे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज जो भी इससे अफेक्टेड होंगे, चाहे वो उन्होंने जान के किया हो, मतलब एम्प्लॉयर तो जान के ही करेगा, एम्प्लॉइज के नॉलेज में था या नहीं था, अनफॉर्चुनेटली इट हार्डली मैटर्स टू यूएससीआईएस, क्योंकि ये चीजें प्रूव डिसप्रूव हो नहीं पाती हैं जल्दी. तो ऐसे लोगों का फ्यूचर यही है कि यूएससीआईएस मोस्ट प्रोबेबली बोलेगी कि भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज सो फार, बट वी डोंट नीड पीपल हु हैव डन समथिंग इलीगल विथ अस अर्लियर. और
अनफॉर्चुनेटली शायद उन्हें फ्यूचर में किसी भी वीसा को अप्लाई करने पे उनको कंसीडर ना किया जाए। तो बहुत ही कम चांस है वो कि दे सच ए विल बी पर्सन, ब्लैक लिस्ट, हाँ यू कैन से कि दैट्स व्हाट यू ऑलमोस्ट से। ऑलमोस्ट ब्लैक लिस्ट वाली सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो मे बी और दे इस विल अलाउ, केस में एप्लीकेंट, एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर, बोथ विल बी ब्लैक लिस्ट। मोस्ट प्रोबेबली यस, मोस्ट प्रोबेबली यस। क्योंकि ओके। लीगल एक्सपर्ट्स यही बोल रहे हैं कि ऐसे एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स पे तो ये है कि दे माइट हैव अ हिस्ट्री कि वो कई सालों से H1 लोगों का अप्लाई कर रहे होंगे, तो उनकी पूरी हिस्ट्री फिर से ज़्यादा डिटेल में देखी जाएगी। जो एम्प्लॉय है वो किसी भी सिचुएशन में हो, वो यूएसए पहुंच चुका है, नहीं पहुंच चुका है, फ्यूचर में जाएगा, जब भी जाएगा, दिस हिस्ट्री इज गोइंग टू हॉन्ट एनीवन। ये हिस्ट्री 2022 की हो, 20 की हो या 21 की हो, इट हार्डली मैटर्स। इवन इफ इस इशू का भूत 2023 में ऊपर आया है, बट इसका असर पिछले 4 साल तक होगा, 2020 से लेकर 2023 तक। गॉट इट। फ्यूचर में कोई पकड़ा भी नहीं जाए 2 साल, तो ये सोचना बहुत ही विशफुल थिंकिंग है। मैं बोलूंगा कि चलो मैं फ्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। शायद आपको ज्यादा टाइम इसलिए मिल रहा है कि यूएससीआईज के पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है, या ऐसी सिचुएशन है कि दे कैन हैंडल 100 केसेस पर मंथ, बट दे हैव थाउजेंड्स टू हैंडल। तो उसके चलते आपको थोड़ा सा लिवरेज टाइम मिल रहा है, बट अल्टीमेट लाइफ टाइम बैन might be looming large on you, unfortunately. Okay. Thank you, Sanjay. Sanjay, going forward, I have received one message from one of my ex-friend, and he says that he is already in US using H1B applied in the year 2021. And his company had done multiple H1B applications for him, right? Now, but now that he is in the US, he has changed his employer. So he is not with the primary employer who has applied for his H1B application petitions. Now he is with a different employer. So his question is he still at risk? हाँ देखिए, थोड़ा सा ब्रीफली हमने इस केस को कवर किया है लास्ट क्वेश्चन में भी, बट थोड़ा सा इसको डिटेल में कवर करते हैं। लेट्स से somebody has applied in March 2021, उसको by end of November December in 2021 everything was done, stamping etc, and he or she got a chance to fly there। 1 साल काम किया, फिर एक एम्प्लॉयर चेंज किया, अगले साल एक और एम्प्लॉयर चेंज किया। मे बी दैट पर्सन इज से इन गूगल, विच इज लाइक द पिनाकल ऑफ टेकिंग एग्जांपल्स, राइट, या माइक्रोसॉफ्ट में है या एप्पल में है। तो एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि नॉन कंपनीज हैं और बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। होता यह है कि आपने जब पहले स्टेप में ही कोई गलती की है, तो आगे जाके चाहे आप अपना स्टेटस किसी भी स्टेटस में चेंज कर लो, आप जीसी होल्डर बन जाओ या कुछ और बन जाओ, जब पहले स्टेप में ही गलती की है तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसको फोरगो करने का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिले। क्योंकि एक बार इलीगल कर लिया तो कर लिया, आगे कितना भी आप लीगली कॉम्प्लायंट या लीगली मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बड़े कंपनी में आप काम करने लगो, या आप एम्प्लॉयर चेंज कर लो। एम्प्लॉयर चेंज करने से क्या होता है, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉयर चेंज का मतलब क्या होता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि आप किसी करंट कंपनी के एम्प्लॉयर के अंडर में आपका H1 स्टेटस है, तो अगली कंपनी क्या है कि उस H1 को बेसिस बना के उसको ट्रांसफर करती है। तो हर फ्यूचर का ट्रांसफर पिछले H1 के बेसिस पे होता है। तो यदि आप करंट के स्टेटस से लें कि कोई अभी गूगल में काम कर रहा है, उसका कहिए कि H1 नंबर 4 है, तो H1 नंबर 4 H1 नंबर 3 के बेसिस पे हुआ, H1 नंबर 3 2 के बेसिस पे हुआ, H1 नंबर 2 फर्स्ट H1 के बेसिस पे हुआ। तो यदि आप इस प्रिंसिपल से देखिए तो इवन 4 इज रिलेटेड टू 1, क्योंकि 4 नहीं होता यदि 1 नहीं होता, चौथा H1 ट्रांसफर नहीं होता यदि तीसरा नहीं होता, तीसरा। सो दे आर ऑल को रिलेटेड। सो बिकॉज ऑफ दैट ये है कि यदि पहले ही H1 में प्रॉब्लम है, तो आप कितनी भी बड़ी कंपनी में काम करना स्टार्ट कर लो, आप कितने भी एम्प्लॉयर चेंज कर लो। सम लीगल एक्सपर्ट्स आल्सो वर सेइंग कि इवन इफ आपने जीसी के अप्लाई कर लिया, आपका जीसी का बहुत अच्छा स्टेटस है, मान लो किसी को मिल ही गया, लेट्स अज्यूम,
इवन इन दोज केसेस दोज गाइज वर सेइंग कि इट हार्डली मैटर्स कि आपका करंट स्टेटस, जॉब का स्टेटस क्या है या वीजा स्टेटस क्या है। आपका द वेरी बेसिस यदि आपका एक रॉन्ग H1 ही था बेस्ड ऑन मल्टीपल एप्लीकेशंस which is not allowed by USCIS, तो that wrong cannot be undone by anything that happens in future, उसका कोई असर ही नहीं। तो आपने जो 2021 का सवाल बोला है, वो चाहे साल वो 2021 हो, 22 हो, 20 हो, आंसर यही रहेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्यूचर में वो आगे जाके जीसी कर लें, सिटीजन बन जाए या किसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ बन जाए, इट हार्डली मैटर्स। आपका वो करंट स्टेटस जहां से आपने रूट से स्टार्ट किया था उसको ऑटो करेक्ट नहीं कर पाए, एंड देयरफॉर यू आर इन अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन। शायद ये चीज मैंने कवर नहीं किया, बट बहुत सारे इमिग्रेशन लॉयर्स को मैंने कहते सुना है कि ऐसे सिचुएशन में कोई एम्प्लॉय हो तो बेस्ट केस ये होता है कि टॉक टू सम इमिग्रेशन लॉयर जिसको आप पहले से जानते हो या अपने फ्रेंड्स के थ्रू जानते हो या आप पता लगाओ। मे बी दे आर द बेस्ट वंस हु कैन टेल यू कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्योंकि हम तीनों वी आर नॉट लीगल एक्सपर्ट्स एंड वी जस्ट हैव सर्टेन ओपिनियन बेस्ड ऑन जो हमने यहाँ वहाँ सुना है, जस्ट बिकॉज वी आर मोर अवेयर ऑफ द टॉपिक। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो हमने सुना है उसको बस रिपीट कर रहे हैं इन अ लॉजिकल वे। बट जो भी इस सिचुएशन में हो, चाहे वो एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई हो, जितने भी इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हैं वही बोल रहे हैं कि बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज कंसल्ट अ लॉयर बिफोर यू टेक एन एक्शन। जैसे अभी बहुत सारे एम्प्लॉयर, हम ये भी सुन रहे हैं कि ये इतना उठा पटक और इतने ज्यादा फोकस H1B फ्रॉड के केस के होने के चलते इस साल कई लोग तो पैनिक बटन दबा के अपने कंपनी बंद कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। दैट्स नॉट अ राइट स्टेप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आपने किया है कल आपको कोई जाके पकड़ रहा है, मतलब इट मे हैपन। बट ये है कि बेस्ट चीज कि आपको एक लीगल ओपिनियन में क्या है, आप $100 $200 $300 किसी लॉयर को पे करोगे, यू कैन कंसल्ट फॉर 1 hour 2 hour एंड दे कैन टॉक टू यू, अंडरस्टैंड योर केस एंड सजेस्ट। क्योंकि लॉयर्स तो एक सीक्रेसी में ही आपसे बात करेंगे कि भाई जो भी हुआ है एग्जैक्टली मुझे एज इट इज बताइए, और दे आर बेटर एक्सपर्ट्स देन एनी वन ऑफ अस हियर, राइट? क्योंकि वो जो डेली बेसिस पे इस पे अपडेट आ रहा है, दे आर अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो। उन्होंने कई दशक से 10 साल 20 साल से ऐसे केसेस हैंडल किए हैं H1 के, सो दे आर मोर अवेयर ऑफ द लीगैलिटीज अराउंड दैट। प्लस फ्यूचर के ऑप्शंस भी पता है उनको, USCIS की इंप्रेशंस भी ज्यादा पता है कि ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए। सो बेस्ट सजेशन दैट आई एम हियरिंग फ्रॉम लीगल एक्सपर्ट्स कि चाहे वो एम्प्लॉय की सिचुएशन हो या एम्प्लॉयर की सिचुएशन हो जो मल्टीपल एप्लीकेशंस के हैं, एक डिस्कशन कम से कम उनको स्टार्ट करना चाहिए विद इमिग्रेशन अटॉर्नीज। बेस्ट इज थ्रू द नोन, ताकि उनकी सीक्रेसी मेंटेन होने की गारंटी हो, या यू फाइंड समवन एंड टॉक टू दैट। और रादर देन लिसनिंग टू पोस्ट लाइक जो हम कर रहे हैं, वो ये आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द बज इन द मार्केट, क्या चल क्या रहा है, लोग बातचीत भी कर रहे हैं, ठीक है ना? बट ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको सोशल मीडिया पे। आपको सोल्यूशन कहीं ना कहीं किसी लॉयर को कंसल्ट करने के बाद ही मिलेगा। तो जो एम्प्लॉयज भी हैं और प्रीवियस ईयर्स या इस साल भी जो इस कंडीशन में फंसे हुए हैं मल्टीपल एप्लीकेशंस की पोटेंशियल में, उनको एम्प्लॉयर्स को तो सीधे लॉयर को ही कंसल्ट करना चाहिए। जो एम्प्लॉयज हैं उनको पहले अपने एम्प्लॉयर को कंसल्ट करना चाहिए और ये सारी क्लैरिफिकेशंस लेनी चाहिए कि वेयर डू वी स्टैंड। और एम्प्लॉयर से यदि लॉयर से बात कर चुके होंगे तो वो एम्प्लॉयज को भी बताएंगे कि दिस इज वेयर वी स्टैंड, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड दिस इज व्हाट वी आर सजेस्टिंग यू, ये फ्यूचर होने वाला है। बट एम्प्लॉयज को कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि अपने पे फ्यूचर बैन के कोई भी चांस को खत्म करने के लिए, यदि ये नोन है कि मल्टीपल एप्लीकेशंस उनके लिए किसी कंपनी के थ्रू किए गए हैं, इवन इफ दे न्यू और नॉट न्यू, एम्प्लॉयज न्यू एंड डिड नॉट नो, उनको दे शुड नॉट गो हेड फॉर H1 पिटीशन, क्योंकि वो फ्यूचर में और ट्रबल अपने लिए जाए। ठीक है, सो अगेन इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, इस पे वी कैन गो ऑन एंड ऑन, बट आई थिंक I'll suggest people be more aware of this topic. आप देखते रहो, हमारे पास भी जब भी मौका हमें मिलता है, हम एक कुछ नया निकलता है तो हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। सो इवन इफ यू मूव अराउंड आवर चैनल, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी लेटेस्ट हमें पता हो उसको एक कंटेंट बना के आपके लिए रखें, ताकि इट हेल्प्स यू टू नो द टॉपिक वेल। तो आप हमारे वीडियोस के थ्रू भी थोड़ा नॉलेज लेते रहें, बट अगेन आई विल से डोंट स्टॉप हियर। हमसे भी बात कीजिएगा तो हम यही बोलेंगे कि आप
जो भी लीगल एक्सपर्ट्स हो उनसे बात कीजिए और देन डिसाइड योर नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली वी आर इन दिस सिचुएशन, बट अब क्या कहें, अब ये हम सबका ही किया धरा है, जो एप्लीकेंट्स और एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स ने गलती की है, ये उसी का नतीजा है कि नहीं। तो नाउ वी नीड टू नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, एंड डेफिनेटली फॉर फ्यूचर वी मस्ट नॉट रिपीट सच प्रैक्टिस एट ऑल। मैं कभी नहीं रिकमेंड करता था किसी को, बट अब नाउ दैट वी नो द इम्प्लीकेशन ऑफ इट, यू मस्ट नॉट डू एनीथिंग विच विल कॉज सम प्रॉब्लम फॉर यू इन फ्यूचर। इलीगल तो कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो आई होप दिस इज यूजफुल टू ऑल दी एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज जो भी इसको सुन रहे हैं। एम्प्लॉयर्स तो खैर हमें क्या सुनेंगे, वो तो लॉयर्स की सुनेंगे, उसी की सुनना चाहिए बट जो एम्प्लॉइज हैं बिल्कुल, उनको लेकिन ऐसा नहीं संजय, लेकिन जो आपने बताया और जिस तरीके से आपके जो ओपिनियंस है प्लस आपके जो गाइडेंस है, आई थिंक जो भी ये सुन रहे हैं यूजर्स, जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंसाइटफुल है। एंड उनको बस अपने डर को थोड़ा साइड में रख के बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। कॉन्फिडेंस ला के अपने हम्म, अपने इस डर को हटा के और एटलीस्ट अपने एम्प्लॉयर के साथ बात करना बहुत जरूरी है। और एम्प्लॉयर तो खैर अब जैसे बोल रहे हैं, मैं उसको बिल्कुल मानता हूँ कि वो उन्होंने जो एक्शन लेना होगा वो ऑलरेडी ले चुके होंगे, या डेफिनेटली इमिग्रेशन लॉयर से तो बात कर ही रहे होंगे कि अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर देम। बट एज अ एप्लीकेंट जो H1 के लिए कर रहे हैं, उनके लिए भी जो आपने गाइडेंस बताया, आई थिंक दैट वी आर वेरी थैंकफुल टू यू संजय। थैंक यू वेरी मच फॉर yeah, very thank you. much for all your able guidance. Thank you Yeah, very much. thank you. Thanks, Prince. Thank Thank you. you, sir. I hope everybody will going to enjoy the show. Actually, यहाँ enjoy लायक कुछ था नहीं, बहुत सारा पैनिक सिचुएशन है लोगों के सामने। तो इन पैनिक सिचुएशन में जो आपने जवाब दिया है, आई होप ये उनके लिए एंजॉयफुल हो बिल्कुल बिल्कुल। और दे कैन मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन। अगर आपने कुछ गलत किया है उसे पे तो करना पड़ता ही है। तो बिल्कुल ऑब्वियसली आपको उन स्टेप्स को नहीं आगे बढ़ाना चाहिए अगर आपको लगता है डाउटफुल सिचुएशन है, टू मेक योर फ्यूचर मोर सिक्योर। और जो लोग कॉन्फिडेंट हैं, आपको हमारी बातों से भी लगा होगा कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको प्रोसीजर सही है, तो आप गो अहेड। आपकी जो लॉटरी की जो इन्विटेशन आ रही है, आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। आज हमने एक नए इस नए शो में एक बार फिर से एक नए टॉपिक को कवर किया है, जिसमें हमने बात की H1B वीजा के बारे में। अपकमिंग आने वाले जो भी हमारे प्रोग्राम है, उसमें हम लोग फिर से कुछ इसी टॉपिक का एक्सटेंशन लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सारा अपडेट आने वाला है। तो ऑब्वियसली यू कैन ट्यून to our channel, you can subscribe to our channel, and obviously we're going to get more details in upcoming week. Apart from that, we also cover different kind of topics. So I hoping to inspire you, inform you with many such kind of scenario which will going to help you in many ways in your career, in your life, or whatever you can say that. So I hope I'm going to sum it up, and we're going to see you in the next video. Okay, thank you everyone. Chalo, bye. Thank you.